गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 12th क्लास मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हिंदी में से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं। तो हम बहुत बेसिक से हम चलेंगे, बहुत ही लोअर क्लासेस में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, लोअर क्लासेस में जो हमने सीखा है उसको रिलेट करते हुए हम आगे चलेंगे और हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी एस्पेक्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी कंपोनेंट्स पर बहुत ही थॉरोली डिस्कस करेंगे। साथ ही हम हमारी जो लोअर क्लासेस में हमने रिलेशंस के बारे में जो पढ़ा है, हमने फंक्शंस के बारे में जो पढ़ा है उसको रिलेट करते हुए हम आगे चलेंगे और इस फंक्शंस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी इसके जो पार्ट्स हैं उसको सभी को हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो रेडी स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन से भी एक स्टेप थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं और वो है संबंध या रिलेशन। 11th क्लास में हमने रिलेशन को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है। हमने वहां देखा था कि ए और बी यदि कोई दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी अर्थात ए और बी का जो पार्टीशन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज, ए क्रॉस बी किस प्रकार से डिफाइंड होगा, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर होगा सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ए क्रॉस बी को हम एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर के सेट्स के रूप में हम डिफाइन करते हैं, जहां पर x a का एलिमेंट होगा और y b का एलिमेंट होगा। यहां पर हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं, इस बात को बहुत प्रमुखता से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितने भी रिलेशंस के सेट होते हैं वो सारे a क्रॉस b के सबसेट होते हैं, अर्थात a क्रॉस b सबसे बड़ा सेट ऑफ रिलेशंस होता है। तो a क्रॉस b डिफाइंड एज xy such that x belongs to a and y belongs to b। अब संबंध से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। फलन संबंध दो सेट्स के बीच में यदि a और b के बीच में यदि संबंध हम डिफाइन करते हैं और ऐसा संबंध हो जिसमें a के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज हमें b में प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम इसे फलन कहेंगे, या हम ये कहेंगे कि सारे फलन संबंध होते हैं लेकिन सारे संबंध फलन नहीं होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर संबंध फलन हो, वो उसको फलन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाइड करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं फलन के बारे में कि फलन कौन से होंगे, फलन किस प्रकार से होंगे और प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप पर आएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए। If such that a to b, मान लीजिए कोई फंक्शन से और वो इस प्रकार से परिभाषित है, if x is equal to y, मान लीजिए a से b में कोई फलन है और यह फलन का प्रतिलोम फलन हमें उसी स्थिति में प्राप्त होगा जबकि f नेसेसरीली 1 1 एंड ऑन 2 हो। 1 1 से तात्पर्य है इंजेक्टिव हो और ऑन 2 से तात्पर्य है सब्जेक्टिव हो, और 1 1 और ऑन 2 दोनों हो। दैट मींस वो जो फंक्शन है f वो बहुत जरूरी है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। यदि f बाइजेक्टिव फंक्शन है उसी कंडीशन में f का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये देखना है कि f फलन का इनवर्स हमें कब प्राप्त होगा, जब f अर्थात जो फंक्शंस हैं वो नेसेसरीली 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। यह नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध इसके लिए है। ये रेस्ट्रिक्शन अनिवार्य है कि वह जो फलन f है वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए, अर्थात 1 1 इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, और इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी कंडीशन में हमें इनवर्स प्राप्त होगा या f इनवर्स का अस्तित्व होगा। दैट मींस f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू x हम इस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे। ये तो हुआ प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम फलन की ओर। प्यारे बच्चों, हमने
लोअर क्लासेस में 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन किया है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, किसी स्पेसिफिक थीटा वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो एक्स हो, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। दूसरा हमने फंक्शन देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन अर्थात ज्या, कॉस एक्स अर्थात कोज्या, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, या हम इसे कहें स्पर्शज्या। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और इनके रिवर्स फंक्शंस भी हमने देखे थे। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। यहाँ हम इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने ये भी देखा था कि साइन एक्स का जो प्रतिलोम होता है वो कोसेक एक्स होता है, कॉस एक्स का प्रतिलोम सेक एक्स और टेन एक्स का प्रतिलोम कॉट एक्स होता है। ये फलन हमने लोअर क्लासेस में देख रखे हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि साइन एक्स का जो फंक्शन होता है, हम इस बात को यहाँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा देना चाहते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय जो फलन होता है, चाहे वो साइन एक्स हो, चाहे कॉस एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, सेक एक्स हो, कॉसेक एक्स हो, कोई भी फलन सामान्य स्थिति में इन्वर्टिबल या सामान्य स्थिति में उसके प्रतिलोम उसके एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि हम उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन आरोपित कर देते हैं, यदि कोई हम उसके ऊपर कोई कंडीशन इंपोज कर देते हैं, वैसी कंडीशन में, वैसी परिस्थिति में हमें उसके एफ इनवर्स का अस्तित्व मिलेगा, या हम ये कहें कि वो उस स्थिति में वो जो फलन होगा वो एक एक की ओर आच्छादक होगा। अभी साइन एक्स, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x इन 6 फंक्शनों में से कोई भी फलन 1 1 r2 अर्थात बाइजेक्टिव नहीं है, लेकिन हम कुछ कंडीशन इसके ऊपर यदि अप्लाई कर देते हैं तो यह फलन हमें बाइजेक्टिव मिल पाएगा, और जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा उसी स्थिति में उसके एफ इनवर्स का अस्तित्व भी होगा। तो हम यहां चलते हैं, पहले हम बात करते हैं sin x की। जैसे मान लीजिए sin x फंक्शन की हम बात करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जनरल जो स्थिति है उसमें sin फैक्टर की वैल्यू 1/2 होती है। सिमिलरली sin 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो एंगल है 30 और 150, अर्थात जो दो डोमेन के लिए उसकी जो रेंज हमें मिलती है दोनों के लिए 1/2 मिल रही है। ऐसी स्थिति में ये जो फलन होगा ये बहुएक फलन होगा। कौन सा फलन होगा? ये बहुएक फलन होगा। अब ये बहुएक और अंतरछेदी फलन है। इस बहुएक अंतरछेदी फलन को 1 1 r2 फलन में पहले हमको इस 1 1 और r2 फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन में हम इसको चेंज करना होगा, तभी हम इसके एफ इनवर्स का अस्तित्व प्राप्त कर सकेंगे। यदि sin x का जो फंक्शन है इसके प्रांत को, डोमेन को यदि -π/2 से +π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड कर दें, अर्थात उसकी जो डोमेन की जो वैल्यू होगी वो -π/2 और π/2 ही हो, और उसकी जो रेंज या परिसर की जो वैल्यू होगी वो -1 यदि वो 1 के बीच में, या -1 और 1 भी उसमें जो क्लोज इंटरवल हमें मिले, तो वैसी परिस्थिति में ये फलन sin x का जो फलन होगा वो बाइजेक्टिव होगा, या हम ये कहें कि 1 1 r2 होगा। और जब sin x का फंक्शन 1 1 r2 हो जाएगा तो वैसी परिस्थिति में f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए क्या आवश्यक हुआ कि हम उसे उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सीमित कर दें, अर्थात उसकी जो वैल्यू है थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। तो हमें उसकी रेंज जो है, परिसर को हमें वो आवश्यक रूप से -1 1 हमें मिल पाएगी, और वैसी स्थिति में sin x का इनवर्स हमें प्राप्त होगा। तो sin थीटा इज इक्वल टू, यदि x है तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x हमें मिल जाएगा। यदि हम ये रेस्ट्रिक्शन इस पर इंपोज नहीं करते हैं, यदि ये रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर आरोपित नहीं करते हैं, तो हमें किसी भी स्थिति में इसके इनवर्स या प्रतिलोम का अस्तित्व हमें प्राप्त नहीं होगा। तो हम चलते हैं sin थीटा की वैल्यू की ओर, cos थीटा की वैल्यू की ओर, और cot थीटा की वैल्यू की ओर, cosec थीटा, sec थीटा, सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय फलन हैं हम उसके जो फंक्शन से उसका जो कर्व है, नेचर ऑफ कर्व हम देखेंगे, और उसके साथ ही उसके इनवर्स के नेचर ऑफ कर्व भी देखेंगे, और इनवर्स और जो दोनों फंक्शन है किस प्रकार से रिलेट करते हैं वो चीज हम देखेंगे। और बाद में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है या मुख्य मान शाखा जो होती है, ब्रांच जो होती है, जहां पर उसकी मुख्य मान उपस्थित होते हैं, वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक प्रतिबंध है और किन्हें हमें
किन आवश्यक प्रतिबंधों का हमें ध्यान रखना है, यह आवश्यक है, हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं sin x की ओर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कर्व का अध्ययन करना पड़ेगा, और नेचर ऑफ कर्व ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा, नेचर ऑफ कर्व ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा के जो फंक्शंस हैं उसके नेचर की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से वो फंक्शंस होगा। जब हम उसके एब्सिस और ऑर्डिनेट पर हम उसको प्लॉट करेंगे तो किस प्रकार का कर्व हमें प्राप्त होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये ऑर्डिनेट है, एब्सिस ऑफ एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई एंड वाई डैश, ये आपका ओरिजिन है। हम यहां देख रहे हैं ये पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। यहां पर माइनस पाई बाय 2, पाई, माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई। साइन एक्स का जो फंक्शन होता है, और यहां से हम जो है ये आपका +1, वाई इस पर ऑर्डिनेट ले लेते हैं, और ये आपका -1 है। -2 पाई से थोड़ा सा हम इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। बहुत आसानी से हम इसके कर्व को प्राप्त कर पाएंगे। 2 पाई से हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से कर्व हमें साइन थीटा का प्राप्त होता है। हम यह देख रहे हैं कि साइन थीटा का जो कर्व है, इस प्रकार से हमें जो वक्र नेचर ऑफ कर्व्स आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, वैसा कर्व हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जिस भाग को, जिस स्पेसिफिक पार्ट्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ या उसको डार्क लाइन से उसको मिला रहा हूँ, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होगी। यहाँ देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है ये मुख्य मान शाखा कहलाती है। अर्थात यहाँ पर इसकी जो प्रांत के मुख्य मान जो है यहाँ पर विद्यमान होंगे। अब इसे मुख्य मान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद के जितने भी मान हैं वो रिपीटेड होते हैं, पुनरावृत होते हैं, इसलिए हम इस मान को ले लिया करते हैं, इसको मुख्य मान कहते हैं। और सारी प्रिंसिपल वैल्यूज इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी। तो मुख्य मान अर्थात इसका जो डोमेन होगा वो होगा -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में, ये इसका डोमेन होगा। और रेंज ऑब्वियसली -1 से +1 के बीच में इसकी रेंज होगी। रेंज होगी आपकी -1 से लेकर +1। तो साइन थीटा की जो डोमेन होगा वो -π/2 से +π/2 होगा, और रेंज जो होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने डार्क किया हुआ है। ये इसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा, या हम ये कहें कि इसकी मुख्य मान शाखा कही जाएगी। अब साइन थीटा के कर्व को यदि हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो हम साइन इनवर्स एक्स को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। साइन इनवर्स एक्स में कोई बहुत ही अलग कार्य नहीं है, केवल और केवल हमें ये करना है कि इस पूरे के पूरे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको 90 डिग्री से हमें रोटेट करना है। मतलब ये जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू बन जाएगी, और y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू बन जाएगी। तो वैसी स्थिति में कुछ नहीं होगा, होगा ये कि डोमेन और रेंज जो है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। अर्थात साइन इनवर्स x की जब हम बात करते हैं तो साइन इनवर्स x का डोमेन जो होगा, अर्थात उसका जो प्रांत होगा वो हमें मिलेगा -1 से लेकर 1 के बीच में। एंड साइन इनवर्स x का रेंज जो मिलेगी, परिसर की जब हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा -π/2 से लेकर +π/2। इसे ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको 90 डिग्री से हम इस प्रकार से रोटेट कर देंगे तो हमें साइन इनवर्स x का कर्व प्राप्त हो जाएगा। और साइन x और साइन इनवर्स x का जो कर्व है उसमें भी एक मजेदार बात यह है कि यदि हम y = x इस प्रकार से कोई लाइन ड्रा करें जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो उस लाइन के परितः हमें एक मिरर इमेज साइन x और साइन इनवर्स x की हमें प्राप्त होती है। दोनों के बीच में ये एक वंडरफुल रिलेशन होता है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। हम देखते हैं
देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स को यदि हम एक्सिस ले लें, अक्ष ले लें, तो उसके दोनों ओर ये इसकी मिरर इमेज हो गई। साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है ऐसे। ये साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन हो गया, और ये जो फंक्शन हमें मिला है ये साइन एक्स का फंक्शन मिला। तो साइन एक्स का जो फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन, दोनों को यदि हम एक साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक साथ जब हम उसको प्लॉट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि साइन एक्स के फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स का जो कर्व है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज कहे जाते हैं, y इज इक्वल टू x के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों के बीच में एक बड़ा संबंध होता है। तो हमें यहाँ समझने वाली बात ये है कि सबसे पहली बात तो sin x का डोमेन -π/2 से +π/2 क्यों लिया, -π/2 से +π/2, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो है प्रिंसिपल वैल्यूज, उसके जो मुख्य मान शाखा पर जो मान विद्यमान होते हैं -π/2 से +π/2, और रेंज जो उसकी होगी वो -1 से लेकर +1 से होगी। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब दोनों चेंज हो जाते हैं, उसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। दैट मींस डोमेन उसका हो जाएगा -1 से लेकर +1, और रेंज हो जाएगी वो -π/2 से लेकर +π/2। और यहाँ फिर मैं ये बात बताने देना चाहता हूँ कि -π/2 से +π/2 के बीच में इसको इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया है ताकि sin x का जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाए, 1/1 अनटू हो जाए, ताकि इसका f इनवर्स एग्जिस्ट करे। इसलिए -π/2 से +π/2 के बीच में उसको सीमित किया गया है। ये एक कंडीशन उस पर अप्लाई की गई है, उस पर इंपोज की गई है, ताकि हमें f इनवर्स फंक्शन प्राप्त हो जाए। अदरवाइज सामान्य स्थिति में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन कभी भी f इनवर्स हमें प्रदान नहीं करता या f इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हमने sin x फंक्शन की बात की। अब हम चलते हैं cos x फंक्शन की ओर। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से cos जो कोज्या जिसे हम हिंदी में कहते हैं cos x जो फलन है उसका हमें कर्व प्राप्त होता है, और उस कर्व की मुख्यमान शाखा क्या होगी और उसके इनवर्स हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए चलिए, ये एक्सिस x एंड x डैश, दिस इज ऑर्डिनेट y एंड y डैश, ये आपका ओरिजिन हुआ यहाँ π/2 पाई 3π/2 एंड 2π, यहाँ पे हम ले लेते हैं -π/2 -π -3π/2 एंड -2π, 2π तक की वैल्यूज हम ले लेते हैं। और इधर हम चलते हैं -1 से लेकर +1, यहाँ भी आवश्यक है कि इसे हमें -1 से लेकर +1 के बीच में अनिवार्य रूप से रेस्ट्रिक्टेड करना होगा, तभी हमें f इनवर्स प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये फलन हमें मिल रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो फलन हमें प्राप्त होगा वो इस प्रकार से होगा। नेचर ऑफ कर्व्स आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से cos x का फंक्शन हमें मिलेगा, जो 2π से प्रारंभ होकर इस प्रकार से चलेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, इसको f इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको प्रिंसिपल क्यों स्पेसिफिक जो उसकी ब्रांच है जहां इसको रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं ताकि उसके f इनवर्स का मान हमें प्राप्त हो, यहां से लेकर यहां तक, अर्थात 0 से लेकर पाई, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क किए जा रहा हूं, 0 से लेकर पाई, ये जो शाखा है ये cos x की प्रिंसिपल वैल्यू शाखा कहलाती है, या इसका मुख्य मान शाखा कहलाती है। मुख्य मान शाखा इसको हम कहेंगे। बहुत आसानी से हम ये बता पाते हैं कि cos x जो फंक्शन है का डोमेन अर्थात प्रांत जो होगा वो 0 से पाई होगा, जहां हमने उसको रेस्ट्रिक्टेड किया है ताकि f इनवर्स फंक्शन हमें मिल जाए। और 0 से पाई के ये तो प्रांत हुआ, और परिसर अर्थात हम रेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंज हमें मिलेगा -1 से लेकर 1 के बीच में। तो बच्चों बहुत आसानी से जैसे हमने sin x और sin इनवर्स x को रिलेट किया था, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगी। cos x से हम cos इनवर्स x प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे से पूरे फंक्शन को यदि हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, अर्थात x एक्सिस को y एक्सिस और y एक्सिस को यदि x एक्सिस बना देते हैं, तो उस स्थिति में हमको जो फलन प्राप्त होता है वो हमें फलन प्राप्त होगा cos इनवर्स x का। और होगा कुछ नहीं, केवल हमें यही देखना है कि cos इनवर्स x का जो कर्व मिलेगा, तो कर्व नेचर ऑफ कर्व इस प्रकार से होगा कि उसका डोमेन जो होगा वो हमें मिलेगा -1 1, और उसकी रेंज जो मिलेगी वो मिलेगा 0 से पाई।
अर्थात पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। ये जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये cos x फंक्शन हमको मिला। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान शाखा कहलाती है। बाकी सारे मान जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, पुनरावृत होते जाते हैं। अर्थात मुख्य मान क्या हुआ, 0 से लेकर पाई के बीच में, जहां हम इसको रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं ताकि, और जब हम इसको 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्टेड करेंगे तो उसकी रेंज अपने आप -1 से लेकर 1 तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ये cos x फंक्शन की बात हुई। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला फंक्शन कौन सा होगा, हम बात कर रहे हैं स्पर्शजा की, या हम बात कर रहे हैं टेंजेंट की। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम अगली स्टेप पर चलते हैं। नेचर ऑफ कर्व्स ऑफ tan x। tan x के कर्व का नेचर कैसा होगा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज कैसी होगी, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए सभी। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट है, इधर हम चलते हैं x, ये मिलेगा x डेश, y और ये मिलेगा y डेश। दिस इज ओरिजिन, ये आपका मूल बिंदु हुआ। अब यहां पर देखिए यहां होगा π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। यहां होगा -π/2, -पाई, -3π/2 एंड -2π। इस प्रकार से हमको मिलेगा। अब इस tan x का जो फंक्शन है उसको हम ड्रा करें, उसके जो कर्व को हम ड्रा करें, तो उसके लिए थोड़ा सा हम वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। चाहे हम इसको डॉटेड ले लें, इससे हमें इसके कर्व को ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। इस प्रकार से हम चलते हैं। अब tan x का जो कर्व होगा, यदि हम उसकी अलग अलग वैल्यूज लेके हम उसको ड्रॉ करें ग्राफ पर, तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। ऐसा कर्व हमको मिलेगा। या और हम आगे चल जाएं तो इस प्रकार से ऐसा, या और हम आगे चल जाएं तो इस प्रकार से ऐसा कर्व हमको मिलते जाएगा। ये सारे tan x के कर्व हुए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan x का जो कर्व है वो कहां से कहां तक चल रहा है। यहाँ देखिए -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो डोमेन ऑफ tan x विल बी इक्वल टू -π/2 +π/2। क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 की बात कर रहे हैं। हम ये यूं कहें कि x lies between -π/2 to +π/2, where -π/2 and +π/2 also committed in this interval। मतलब -π/2 से +π/2 भी इसमें शामिल है। -π/2 less than or equal to x is less than or equal to π/2। इस प्रकार से हम ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसका डोमेन हुआ। और रेंज हम देख रहे हैं, रेंज कहां से कहां तक चल रही है। यहाँ बहुत आसानी से हम देख पा रहे हैं कि रेंज कहां से कहां तक चल रही है, -∞ से लेकर +∞ तक जा रही है। -∞ से लेकर +∞, और इसको हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लेते हैं, ये ओपन इंटरवल रहेगा -∞ से लेकर +∞ तक। या हम इसको या ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारी रियल नंबर्स जो है वो इसकी रेंज हो जाएगी। और -π/2 से +π/2 हमें क्या प्राप्त होगा, tan x प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें tan x फंक्शन मिला। अब जब tan इनवर्स x की बात होगी तो वही तरीका होगा। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू आपका रहेगा ये -∞ टू +∞, या हम इसको क्या कहें, सिंपली r कहें, या रेंज ऑफ tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। ये इसकी रेंज हो जाएगी। अर्थात जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से tan और tan इनवर्स x के कर्व को हमने देखा। अब हम चलते हैं cot sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x के कर्व की हम बात करते हैं।
कर्व ऑफ कॉटेक्स। अब हम कॉटेक्स के कर्व के नेचर की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ मिलता जुलता टेनेक्स के कर्व से है ये। हम वैसा ही इसको प्लॉट करेंगे जैसे हमने टेनेक्स को प्लॉट किया। तो हम देखते हैं ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, ये एब्सिसा हो गया, एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। यहाँ माइनस पाई बाय 2 हो गया, माइनस 3 पाई बाय 2 हो गया, सॉरी माइनस पाई हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जैसे हमने टेनेक्स के फंक्शंस को ड्रा किया, टेनेक्स का जो कर्व हमने ड्रा किया, बिल्कुल वैसे ही जब हम कॉटेक्स के कर्व को ड्रा करने वाले हैं, तो यहाँ भी हम वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, तो उससे हमको थोड़ी सी मदद मिलेगी कॉटेक्स के फंक्शंस को ड्रा करने के लिए। बहुत आसानी से हम इसको कर पाएंगे जब हम वैल्यूज लेकर इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, तो बहुत अच्छा तरीके से हो पाएगा। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको प्रारूपिक रूप से बता रहा हूँ इस प्रकार से। ये आपका ओरिजिन होगा। अब कॉटेक्स का जो फंक्शन होगा उसका नेचर कैसा होगा, इस प्रकार से चलेगा हमको, या और आगे इसको हम बढ़ाएं तो इस प्रकार से चलेगा, और आगे हम बढ़ाएं इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये कॉटेक्स का फंक्शन हमें मिलेगा। और कॉटेक्स फंक्शन को अब हम इस ग्राफ को यदि हम ऑब्जर्व करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगी। तो हम देखते हैं डोमेन ऑफ कॉटेक्स। कॉटेक्स का डोमेन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, 0 से लेकर पाई के बीच में। बहुत अच्छे तरीके से जब हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये सब चीजें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम इसको बहुत आसानी से बता पाएंगे कि डोमेन ऑफ कॉटेक्स क्या होगा, 0 to पाई हो जाएगा, क्लोज इंटरवल होगा। और इसी प्रकार जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज ऑफ कॉटेक्स क्या होगा, रेंज ऑफ कॉटेक्स माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी होगा, या इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर आर भी हम बोल सकते हैं। मतलब उसमें इसके बीच कैसी भी वैल्यू हमको मिल जाएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इधर जो है इसका डोमेन हो जाएगा 0 to पाई। बिल्कुल वैसा ही अब आप बहुत आसानी से इनवर्स फंक्शन, इसका जो कॉट का इनवर्स फंक्शन है उसके ग्राफ को हम ड्रा करेंगे और उसकी भी हम डोमेन और रेंज बता पाएंगे। चलिए, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या मिलेगा हमको, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या सेट ऑफ रियल नंबर, या हम चले रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो ये हमें मिलेगा 0 से पाई। बिल्कुल वही ट्रेडिशनली हम चल रहे हैं कि कॉट एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में कुछ भी नहीं है, इसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी। तो हमें कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी और हम इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो हम मैकेनिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। जब मैकेनिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन का नेचर जब चेंज होता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक रटने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डोमेन रेंज में चेंज हो गया, रेंज डोमेन में चेंज हो गया, और इस प्रकार से हमने कॉट एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को देख लिया, tan x tan इनवर्स एक्स को हमने देखा, sin x sin इनवर्स एक्स को हमने देखा, और cos इनवर्स एक्स को देखा। अब हम चलते हैं सेक और कोसेक इनवर्स एक्स। उसका नेचर ऑफ कर्व्स थोड़ा सा इनसे अलग होता है। देखिए, सेक इनवर्स एक्स की हम बात करते हैं पहले। नेचर ऑफ सेक इनवर्स एक्स, अर्थात सेक इनवर्स एक्स का जो सीकेंट वाला जो फंक्शंस है उसका नेचर कैसा होगा, और कब हम उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्राप्त होने के लिए हम उसको बाध्य कर देंगे, उसको इंपोज कर देंगे कि केवल और केवल यदि इसकी वैल्यूज इसके बीच में रहती हैं, अर्थात उसकी मुख्य मान शाखा पर रहती हैं, उसी कंडीशन में हमें उसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व प्राप्त होगा, उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम चलते हैं, ये आपका x है,
ये x डेस होगा, ये y होगा, और ये बहुत आसानी से हम इन चीजों को समझ पाएंगे। ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, यहां पर हम ले रहे हैं माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस की 2 पाई एंड सो ऑन, आगे की वैल्यूज भी हम ले सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 2 पाई तक की वैल्यू पर्याप्त होती है किसी भी कर्व के नेचर को समझ पाने के लिए। तो इस प्रकार से हमें फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। और एक लाइन हम यहां ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन हम यहां ड्रा कर लेते हैं, ये आपका +1 होगा, ये आपका -1 होगा। हम ऑर्डिनेट पर 2 पॉइंट ले लिए, -1 से +1। अब देखिए ये पाई बाय 2 वाली लाइन वर्टिकली, इधर माइनस पाई बाय 2 वाली वर्टिकल लाइन। ये यदि हम पहले से ड्रा कर लेते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है इस कर्व के नेचर को समझने के लिए। चलिए अब यहां देखिए sec x की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो फंक्शन हमें मिलेगा वो इस प्रकार से थोड़ा सा पैराबोलिक मिलता है। ये sec इनवर्स x इस प्रकार से फंक्शन मिलेगा। और यहां हम चलेंगे तो यहां से ये ऊर्ध्वमुखी और ये अधोमुखी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पैराबोला को इस प्रकार से मिलते हैं ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी वो हम थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है। कौन सी हुई? ये वाला भाग और ये वाला भाग, बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं ये दो। तो सेक इनवर्स एक्स की ये थोड़ा सा मैं इसको डॉट किए जा रहा हूं, ये ठीक है, मतलब कहां से कहां तक चले हम, 0 से लेकर पाई तक जा रहे हैं। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन हमको मिलेगा, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 0 से पाई तो है, लेकिन पाई बाय 2 पर ये जो कर्व है ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमें इस 0 टू पाई का इंटरवल में से पाई बाय 2 को माइनस करना होगा। इसलिए ये हमें डोमेन हमको प्राप्त होगा 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाई बाय 2 पर ये जो कर्व है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए पाई बाय 2 को हम उससे माइनस कर लेते हैं। अब रेंज की हम बात करते हैं। रेंज में हम क्या कर रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर +1 तक आए, सॉरी प्लस इंफिनिटी से लेकर +1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक गए और माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक आए। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो पूरी के पूरी जो वैल्यू है r, उसमें से हम -1 और 1 को माइनस कर दें। r पूरी जो वैल्यू होती है उसमें से -1 1 को यदि हम इस वाले पोर्शन को यदि हम माइनस कर दें तो हमें वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो उसकी सेक इनवर्स एक्स के रेंज को प्रदर्शित करेगी। तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? r -1 टू 1 ओपन इंटरवल। अब इसी प्रकार ये तो हुआ, सॉरी ये सेक एक्स का हुआ, मैंने सेक इनवर्स एक्स लिख दिया, सेक एक्स हुआ। जब हम सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा? डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या मिल जाएगा? बिल्कुल वही ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशन हमारी चलती आ रही है। हम क्या कर रहे हैं? डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं, रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि पूरा की पूरा जो ग्राफ है वो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो अब चलिए डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स हमें मिलेगा r -1 1। सिमिलरली रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये आपको क्या मिलेगी? ये आपको मिलेगी 0 टू पाई एंड पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसलिए पाई बाय 2 को हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो ये आपका जो है सेक इनवर्स एक्स और सेक एक्स का फंक्शंस हुआ। नेचर ऑफ कर्व्स हमने देखा, इसके मुख्य मान शाखा को देखा, मुख्य मान शाखा में से पाई बाय 2 हमने क्यों माइनस किया उस बात को हमने यहाँ प्रमुखता से देखा, और सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज को हमने कन्वर्ट करके देख लिया। तो ये सेक एक्स फंक्शंस हो गया।
अब हम चलते हैं लास्ट फंक्शन जो है कोसेक एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन बिल्कुल बहुत कुछ सेक फंक्शन से मिलता जुलता है। ये आपका एक्स है, एक्स डैश होगा, ये वाई है, ये वाई डैश होगा। यहां हम चल रहे हैं, ये क्या होगा, ओरिजिन है 0, और उसी प्रकार से हम इसके पॉइंट्स लेते हैं, इसके पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। यहाँ पर हम चलेंगे तो माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, और यहाँ -3 पाई बाय 2 और -2 पाई। इस प्रकार से हमको मिलेगा। और उसी प्रकार से -1 और 1 वाली जिसको हमको एक्सक्लूड करना है उसकी रेंज में से, ये आपका +1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा। ये जो पोर्शन होगा वो रेंज में से एक्सक्लूड होगा, उसमें से हमको निकालना है उसमें से, इसलिए इसको हम अलग से शो कर देते हैं। अब वर्टिकली लाइन बिल्कुल वैसे ही हम ड्रा करते हैं, इस प्रकार से चलेंगे। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। और जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इन बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझते हैं तो हमें इसके जो सवाल हैं वो करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए ये 0 है। कोसेक एक्स हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ कोसेक एक्स, नेचर ऑफ कर्व, कौन सा कर्व, कोसेक एक्स की हम बात कर रहे हैं। मतलब कोसेक एक्स जो कोसेकेंट फंक्शन है वो किस प्रकार से वेरीज करता है, जब हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो किस प्रकार से उसका जो कर्व चलता है, और कर्व पे हम उसकी जो मुख्यमान शाखा है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज है वो किस प्रकार से ले रहे हैं। इन सब चीजों को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है, तभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ पाएंगे। नेचर ऑफ कर्व ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स हम लेते हैं इस प्रकार से, देखिए ये जो अपवर्ड पैराबोला इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये ठीक है। और यहां हम चलते हैं ये दोनों के जो फलन है वो किसका मिला, कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स के फंक्शन को हम इस प्रकार से जब हम उसको ग्राफिकली लेते हैं, ग्राफ पे जब हम उसको ड्रा करते हैं तो इस प्रकार से हमको कर्व मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की, कि इसकी मुख्य मान शाखा कैसे लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है इसका यहाँ वाला, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क किए जा रहा हूँ, एक ये, और यहाँ अपन चलते हैं ये वाला पोर्शन। ये दोनों जो भाग हैं ये इसकी मुख्य मान शाखा कहलाती है कोसेक एक्स की। कोसेकेंट फंक्शंस का मुख्य मान शाखा ये और ये वाला भाग उनका कौन सा होगा, कहां से चले हम, -π/2 से कहां तक चले, π/2 तक। तो इसके डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू होगा -π/2 से +π/2, ये चलेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दोनों कर्व हैं ये इस 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। जब 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो ऑब्वियसली हमें इसको उसमें से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -0। ये आपका डोमेन मिल गया कोसेक एक्स का। जब हम इनवर्स इसके रेंज की हम बात करेंगे तो रेंज बिल्कुल वैसे ही, -1 से लेकर +1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा रेंज में से, -1 और +1 ये हटाना पड़ेगा। मतलब इसकी जो रेंज होगी वो क्या मिलेगी हमको, वो रेंज हमको मिलेगी +1 से लेकर इंफिनिटी तक। यहाँ हम चलेंगे -∞ से लेकर -1 तक। या हम इसको और दूसरे तरीके से समझें तो पूरे R में से यदि हम -1 और 1 ओपन इंटरवल को माइनस कर दें तो रेंज हमको मिलेगी, क्या मिलेगी हमको, R -1 ये इसकी रेंज। अर्थात परिसर हमको क्या मिलेगा, R -1 एंड -π/2 -0, ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी। फिर हम परंपरागत रूप से वही देखेंगे कि हमें कोसेक इनवर्स एक्स का चाहिए, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी। हम बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कोसेक डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, डोमेन ऑफ
कोसेक इनवर्स x क्या मिलेगा, इसकी जो रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा कोसेक इनवर्स x का। तो ये आपको मिलेगा r माइनस माइनस 1 ऑब्वियसली ये तो डोमेन हो गया। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और उसमें से जीरो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और उसमें से जीरो जो है माइनस कर दिया, क्योंकि जीरो पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं, उस इंटरवल में से उसको बाहर कर रहे हैं। जीरो उसमें से हटा देते हैं, मतलब जीरो जो एंगल है वो हम कभी भी नहीं लेंगे। वो अगर हम लेते हैं तो ये उस फलन में उस पॉइंट पर, स्पेसिफिक उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे वो फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब उसको माइनस करेंगे तो रेंज में माइनस 1 ये वाला जो पोर्शन है ये अपने आप माइनस हो जाएगा, तो ये छूट जाएगा और इस प्रकार से ये नेचर ऑफ कर्व्स हमको मिलेगा। आपको जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, दोनों जो हमने डॉट यहाँ पे जो डार्क किए हुए भाग हैं ये इसका मुख्य मान शाखा कहलाती है। बाकी सारे मान जो होते हैं उसके रिपीटेड मान हमको मिलेंगे, अर्थात पुनरावृत्त मान मिलेंगे। तो ये मुख्य मान शाखा हो गई, उसका डोमेन हो गया, उसका रेंज हो गया, और कोसेक इनवर्स x का भी डोमेन और रेंज हमने देखा। इस प्रकार से हमने 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनकी मुख्य मान शाखा को देखा, उनका कर्व किस प्रकार से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किस प्रकार से हम उसको प्लॉट करते हैं, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। और हमने ये भी देखा कि मुख्य मान शाखा को हम कैसे लेते हैं, किस प्रकार से, क्यों हम इन बिंदुओं को इसमें से माइनस करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ये सारी बातें हमने देखी। और साइन एक्स में एक बहुत मजेदार बात, इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के दोनों कर्व को यदि हम एक साथ प्लॉट करते हैं तो हमें y x के दोनों ओर मिरर इमेज हमें प्राप्त होती है, या हम ये कहें कि दर्पण प्रतिबिंब हमको मिलता है। ये एक बहुत अच्छी बात हमको मिली थी। अब हम चलते हैं इसके सवालों की ओर। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुई, अब किस प्रकार से हम मैकेनिकली इसके सवाल कर पाते हैं वो हम देखते हैं, बहुत आसानी से कर पाएंगे हम। हमें केवल ये देखना है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो उसकी मुख्य मान शाखा में होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 ले लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करना है। बहुत आसान सा तरीका है, इसकी जो वर्किंग रूल होगा वो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि साइन इनवर्स 1/2 को हम मान लीजिए x के इक्वल मान लेते हैं, लेट देन साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x, तो ये हमको मिलेगा साइन x इज इक्वल टू 1/2। साइन x इज इक्वल टू 1/2 हम देखेंगे जब हम इसकी टेबल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 1/2 जो वैल्यू है वो कौन से एंगल की वैल्यू है, तो हम देखते हैं कि साइन 30 की वैल्यू मिलती है, या साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन 30 या पाई बाय 6 के, यदि हम इसको रेडियन में चेंज करें तो पाई बाय 6 हो जाएगा, या x इज इक्वल टू हमको मिलेगा पाई बाय 6। और पाई बाय 6 जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू अभी हमने देखी थी उस वैल्यू में ये पाई बाय 6 उसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 को, इसलिए इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाई बाय 6। कभी-कभी ये भी होता है कि यदि प्रिंसिपल वैल्यू हमें उससे बाहर आ रही है तो हम उसको पाई माइनस या 2 पाई माइनस करके उसको हम उस मुख्य मान शाखा में लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो यदि उससे बाहर जा रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व नहीं होगा। तो हमें पाई माइनस या 2 पाई माइनस करके 2 पाई वैल्यू के या तो पाई के बाद या 2 पाई के पहले उसकी जो वैल्यू होती है वो सारी वैल्यू, बाद की सारी वैल्यू जो है वो उसको पुनरावृत्त होती है या रिपीटेड होती है, इसलिए हम उसको माइनस करके और उस वैल्यू में उस इंटरवल में प्रांत की जो इंटरवल है उसमें हम उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो x इज इक्वल टू पाई बाय 6 जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान शाखा मिली। तो ये समझने वाली बात है। थोड़ा सा हम इसमें और देख लें कि प्रतिलोम फलन, जैसे अभी हमने प्रतिलोम फलन की स्टार्टिंग में बात की थी, तो प्रतिलोम फलन जैसे fx इज इक्वल टू x² की हमने बात की, तो थोड़ा सा इसको एक बार और हम देख लें कि fx इज इक्वल टू x², ये इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार से हमको इसका ग्राफ मिलता है ना।
यहां हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये 4 है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर मतलब -2 के अकॉर्डिंग भी हमको इसकी वैल्यू 4 मिल रही है और 2 के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू 4 मिल रही है। मतलब ये जो फलन है ये कौन सा फलन हुआ, बहुवेग फलन हुआ, और बहुवेग फलन है तो इसका कभी भी इनवर्स फंक्शन प्राप्त नहीं होगा, प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व तभी और केवल तभी प्राप्त होगा जब वो फलन बाइजेक्टिव हो या इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, या हम ये कहें कि 1 1 प्लस 1 2 हो, तो ही उस फलन का हम इनवर्स फंक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करते हैं तो उसे एक स्पेसिफिक इंटरवल में हमें लिमिटेट करना होगा, उसको सीमित करना होगा। जब हम उसको सीमित करते हैं तो ही हमें उस फलन का प्रतिलोम फलन हमें प्राप्त होगा और प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। ये बहुत आवश्यक है, अदरवाइज सामान्यतः कोई भी त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत ही बेसिक से लेकर और पिछली प्रीवियस क्लासेस के जो नॉलेज है उसको रिलेट करते हुए हमने इनवर्स फंक्शन को बहुत थॉरोली डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।